फौजी भाइयों और भूतपूर्व फौजी भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। सरकार की तरफ से पूर्व सैनिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव से हम उन योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते। क्या आपको मालूम है कि पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा यानी कि डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पूर्व सैनिक कल्याण विभाग भारत सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है? अगर आपको नहीं पता है तो आप आज मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक पूर्व फौजी होने के नाते मैं आज के एपिसोड में पूर्व सैनिकों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप किसको मिल सकती है, कितनी मिलती है, आवेदन कैसे करना है, क्या क्या दस्तावेज लगने हैं, कहाँ आवेदन करना है इत्यादि सब जानकारी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अपने जानने वाले पूर्व सैनिकों को भी शेयर करें। और अगर आपको इसके बारे में पहले से पता है तो भी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर साल इसके बारे में एक अपडेटेड जानकारी मिलती है। तो मैं आपको अपडेटेड जानकारी दूंगा इस पूरे प्रोसेस के बारे में, एक स्कॉलरशिप के बारे में। तो सबसे पहले परिचय दे देते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम है PMSS यानी कि प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम। यह योजना एकेडमिक ईयर यानी कि शैक्षणिक सत्र 2006-2007 से शुरू हुई थी और इस योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व तट रक्षक कर्मियों के आश्रित बच्चों और उनकी विधवाओं को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है उच्च शिक्षा के लिए। इसमें एक साल में कुल 5500 यानी कि 5500 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें 2750 लड़कों को और 2750 ही लड़कियों को। स्कॉलरशिप का अमाउंट रहता है लड़कों के लिए 2500 रुपये प्रति महीना और लड़कियों के लिए 3000 रुपये प्रति महीना। उस पाठ्यक्रम के पूरे कोर्स के दौरान यह स्कॉलरशिप हर महीना प्रदान की जाती है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए बच्चे ने किसी भी कोर्स के पहले साल में एडमिशन लिया होना चाहिए, या फिर लेटर एंट्री, कहीं में लेटर एंट्री होती है तो लेटर एंट्री के में सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा पहले से पहले वर्ष में पढ़ रहा है और उसने पहले वर्ष में अप्लाई नहीं किया था, तो इस साल वो दूसरे वर्ष में आ गया या कोई तीसरे वर्ष में आ गया तो वह अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि बच्चे को अपने कोर्स के प्रथम वर्ष में ही इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप डिग्री करने वाले हैं तो आपके पास 10+2 की मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसमें कम से कम 60% अंक आने जरूरी होने चाहिए। और अगर आप सेकेंड ईयर के कुछ कोर्स में ले रहे हैं, जैसे बीटेक के सेकेंड ईयर में डिप्लोमा वाले भी जाते हैं, तो डिप्लोमा में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपके डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि जिस डिग्री में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन में आपके कम से कम 60% अंक होना जरूरी है। अब देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि चयन कैसे होगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में कई बच्चे ऐसे हैं जो भूतपूर्व सैनिकों के हैं या फिर भूतपूर्व तट रक्षकों के हैं, तो वो अप्लाई करते हैं, लेकिन मिलेगी केवल 5500 को। तो उसमें चयन प्रक्रिया भी देखी जाती है कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। तो प्रायोरिटी के लिए एक मेरिट बनाई जाती है, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। वो कैटेगरीज में अभी मैं आपको बताऊंगा। उस कैटेगरी वाइज फिर जो है मेरिट बनती है और उस मेरिट में जो ऊपर से 5500 लोग होते हैं, 2750 लड़कों में, 2750 लड़कियों में, उनको फिर ये स्कॉलरशिप आवंटित कर दी जाती है। और वो जो मेरिट का जो एक प्रायोरिटी लिस्ट है, वो प्रायोरिटी लिस्ट इस प्रकार है कि सबसे पहले वो सैनिक या तटरक्षक जिनकी मृत्यु सैन्य कार्यवाही यानी कि मिलिट्री एक्शन में हुई थी, टॉप प्रायोरिटी में वो आएंगे। उसके बाद सैन्य कार्यवाही में अगर किसी भूतपूर्व सैनिक की या तटरक्षक की विकलांगता हो जाती है तो सेकंड जो प्रायोरिटी है वो उनको दी जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो कि सेवा के दौरान यानी कि ड्यूटी के दौरान जो एट्रीब्यूटेबल सर्विस होती है उसके दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है,
तो थर्ड कैटेगरी उनकी है। और फोर्थ कैटेगरी उनकी है जो कि एट्रीब्यूटेबल सर्विस के दौरान यानी कि सेवा के दौरान जो विकलांग हो जाते हैं। उसके बाद आता है वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हुए भूतपूर्व सैनिक या तटरक्षक, यानी कि वो भूतपूर्व सैनिक या तटरक्षक जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान कोई वीरता पुरस्कार प्राप्त किया हुआ हो, तो 5वीं प्रायोरिटी लिस्ट में वो आते हैं। छठे में वो भूतपूर्व सैनिक होते हैं जो कि बिलो दी ऑफिसर्स रैंक होते हैं, जिनको PBOR बोलते हैं, वो आएंगे। यानी कि इस प्रकार से लिस्ट बनेगी, प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी, और इनमें भी मेरिट होगी, यानी कि जिनके अंक ज़्यादा होंगे उनको प्रायोरिटी में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी लिस्ट में नाम आएंगे 5500 टॉप जो बच्चे होंगे उनको यह स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया है 3000 रुपये प्रति माह लड़कियों के लिए और 2500 रुपये प्रति माह लड़कों के लिए पूरे उसकी कोर्स की ड्यूरेशन के दौरान। अब इसमें कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि ये स्कॉलरशिप दी जाती है, तो इसमें जो आपके ग्रेजुएशन के लगभग सभी कोर्सेज जैसे कि BTech है, BE है, BDS है, MBBS है, B.Ed है, BBA है, BCA है, B Pharma है, BA LLB है, यानी कि ऐसा कोई भी कोर्स जो कि भारत की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे कि AICT है, UGC है, PCI है और BCI है, इनके द्वारा जो संचालित होते हैं, इनके द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, वो सभी के सभी कोर्सेज में ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इसकी जो कंप्लीट लिस्ट है यानी कि किस किस कोर्सेज में स्कॉलरशिप दी जाती है उसकी लिस्ट का लिंक मैं अभी आपको आगे दे रहा हूँ। उस लिंक में आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी जिन जिन कोर्सेज में यह स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आप उसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं, जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रहा हूँ। हर एक मास्टर डिग्री के लिए यह स्कॉलरशिप प्रदान नहीं की जाती है, केवल MBA और MCA यानी कि यही 2 मास्टर्स की डिग्री हैं जिसमें यह स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, बाकी के लिए नहीं की जाती है। और वो बच्चे जो कि विदेशों में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यह स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान से सुने, जो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं उनके लिए यह स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही जो बच्चे डिस्टेंस लर्निंग यानी कि दूरस्थ शिक्षा के दौरान डिग्री ले रहे हैं या फिर कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह PMSS स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी लाइफ के दौरान केवल एक ही बार यह स्कॉलरशिप ले सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक ग्रेजुएशन के लिए एक बार ये स्कॉलरशिप ले ली और उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो दोबारा से अगर आप स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा। यानी कि आपको पूरी लाइफ में केवल एक बार स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे वो आप डिग्री के लिए ले लें या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ले लें। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में केवल 2 ही डिग्रीज एप्लीकेबल हैं, वो है MBA और MCA। अब इसके बाद आता है कि इसमें अप्लाई कैसे करें और उसके बाद आता है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक मुख्य जानकारी दे दूं, एक जनरल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं कि आप तैयारी कर सकें कि जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, क्योंकि इसके लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन जाती है। अगर डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी कुछ भी कमी हो जाती है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा और आपकी जो स्कॉलरशिप जो है वो रुक जाएगी। इसलिए इस आप वीडियो को ध्यान से सुने, हर एक बात को ध्यान से सुने और नोट करके रखें। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको आपका ईमेल आईडी और अपना एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा। यानी कि एक्स सर्विसमैन का जो बच्चा जो अप्लाई कर रहा है उसका अपना ईमेल आईडी होना चाहिए और अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वही उसमें आपको इंसर्ट करना होगा और उसी पे आपके सारे मैसेजेस आएंगे, उसी के पास सारी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी कि आपकी एप्लीकेशन की क्या स्टेटस है, कोई कमी है तो आपको क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन उस पर आएगी। और जो एक्स सर्विसमैन का मोबाइल नंबर है या फिर एक्स सर्विसमैन का ईमेल आईडी है वो सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी मोबाइल नंबर और प्राइमरी ईमेल आईडी जो बच्चा स्कॉलरशिप जिसको लेनी है, जो पढ़ाई कर रहा है एक्स सर्विसमैन का, वो उसी का होना चाहिए। और जो ईमेल आईडी, जो मोबाइल नंबर
आप इसमें इंसर्ट करेंगे, डालेंगे, वो आप अपनी शिक्षा के दौरान यानी कि स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन के दौरान, कोर्स की ड्यूरेशन के दौरान आप बदलेंगे नहीं, क्योंकि यही वो ईमेल आईडी है, यही वो मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशन स्टेटस वो आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको उसको बदलना नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आपको हमेशा अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल में मैसेजेस चेक करते रहना है कि आपको कब कब कैसे कैसे प्रोसीड करना है एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन का प्रोसेस टाइम बाउंड होता है। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मैसेजेस को, अपनी ईमेल को और मोबाइल के मैसेजेस को चेक करते रहें। और इसमें जो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग होती है वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड यानी कि KSB के पोर्टल पर होती है, और वह जनवरी से लेकर के मई तक जो नई एप्लीकेशंस होती हैं, यानी कि जिन्होंने उस करंट ईयर में एडमिशन लिया होता है, उनकी जो एप्लीकेशन होती है, नई एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन उसको बोलते हैं, उनकी प्रोसेसिंग वो जनवरी से मई तक करते हैं। और उसके बाद जो रीन्यूअल एप्लीकेशन है, यानी कि जो बच्चा आप सेकेंड ईयर में आ गया या थर्ड ईयर में आ गया, तो उनकी जो रीन्यूअल एप्लीकेशन होती है वो बाकी सारे साल में उसकी प्रोसेसिंग होती रहती है। लेकिन जनवरी से मई तक वो केवल फर्स्ट ईयर की यानी कि जो नई एप्लीकेशन होती है उसी की प्रोसेसिंग करते हैं। तो इसलिए टाइमलाइन का आपने पूरा का पूरा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप फ़ॉरेन में एजुकेशन ले रहे हैं यानी कि विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए जो विदेश में बच्चा पढ़ रहा है वो इसमें अप्लाई ना करे। और एक बात और भी है कि अगर आपको किसी और सोर्स से भी स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो स्कॉलरशिप और ये स्कॉलरशिप दोनों मिला करके जो PMSS से स्कॉलरशिप मिल रही है उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर आपको पहले से ही किसी और सोर्स से स्कॉलरशिप मिल रही है, अगर वो स्कॉलरशिप PMSS की स्कॉलरशिप से ज़्यादा है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए हकदार नहीं हैं, तो आपको अप्लाई नहीं करना है। हाँ, अगर आपको किसी और सोर्स से PMSS की स्कॉलरशिप से कम मिल रही है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी आपको एप्लीकेशन में देनी पड़ेगी। और PMSS आपको जो PMSS की स्कॉलरशिप है यानी कि 2500 रुपये लड़कों के लिए और 3000 लड़कियों के लिए, वो टोटल जो उसकी बैलेंस बचती है केवल उतना ही देगा, ताकि टोटल वैल्यू जो स्कॉलरशिप की इससे ज़्यादा ना हो। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। और कोई भी जानकारी आपको छुपानी नहीं है। अगर कोई आप जानकारी छुपाते हैं तो आप दंड के अधिकारी होंगे, अगर आप जो है पकड़ में आ जाते हैं कि आपने कोई गलत जानकारी दी है तो। अब ये पूरी जानकारी जो मैंने बताई है ये KSB यानी कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के लिंक पे उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और सामने स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। जो आगे के वीडियोस इससे संबंधित देखने से पहले ये आपको राय दूंगा कि आप जो है इस पोर्टल पे जा कर के एक बार पूरी जानकारी देख लें। और इस वर्ष के लिए जो नई एप्लीकेशन है वो 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। ध्यान से सुनिए, जो इस साल जिन्होंने एडमिशन लिया है यानी कि 2024-2025 एकेडमिक ईयर शैक्षणिक सत्र के लिए जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके लिए नई एप्लीकेशन यानी कि फर्स्ट ईयर की जो एप्लीकेशन है, नई एप्लीकेशन उसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024। तो अभी ये एप्लीकेशन खुली हुई है, आप इसको अभी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या बारीकियां हैं, उनको कैसे भरना है और कैसे आपने कहां कहां से साइन करवाना है, किस तरीके से साइन करवाना है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरनी है, आपने किस पोर्टल पे भरनी है, कैसे भरनी है, ये भी जानकारी आपको दूंगा। इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इससे संबंधित अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और मेरे इस चैनल पे आपको आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई और भी वीडियोस मिलेंगी, आप उनको भी देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा, बेल आइकन भी आप ज़रूर दबा लें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।